आज हम लोग समरूप आकृति पढ़ेंगे कि दो आकृति समरूप कब होते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्वांगसम आकृतियों के बारे में जाना था कि सर्वांगसम आकृति कैसे होते हैं। याद करो, दो आकृति सर्वांगसम होते हैं जब उनके रूप यानी आकार और साइज अमाप बराबर हो, यानी सेम शेप एंड सेम साइज, उसका आकार एक जैसा हो और साइज भी एक जैसा हो, तब वह सर्वांगसम कहलाते थे। तो देखो, सर्वांगसम आकृति में एक समान रूप, दो स्थिति, ये दो शर्त को पूरा करते हैं। रूप भी एक समान और एक समान अमाप, मतलब साइज, सेम शेप एंड सेम साइज, तब वो सर्वांगसम होते थे। तो सर्वांगसम में तो एक शर्त ज्यादा है ना, समरूप आकृति में, समरूप आकृति में, ठीक है, समरूप आकृति में केवल हमको क्या होना चाहिए, एक समान रूप होना चाहिए। तो एक समान रूप सर्वांगसम आकृति का भी है, उसमें और एक विशेषता है कि उसका साइज अमाप भी एक जैसा है, और इसमें केवल रूप से हो जाते हैं। इसलिए हर एक सर्वांगसम आकृति समरूप होंगे, लेकिन हर एक समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझे। अब देखो कि वृत्त लेते हैं, वृत्त बड़ा लें छोटा लें, ठीक है, दो वृत्त आकार तो एक ही है ना, तो ये समरूप होते हैं। दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, क्योंकि दोनों तो गोल गोल हैं, है ना। अब रहा कि सर्वांगसम कब होते हैं, याद होगा कि सर्वांगसम जब उनकी त्रिज्या बराबर होती थी, यानी ये त्रिज्या अगर यह x है और यह त्रिज्या भी x है, तब ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। समरूप तो हमेशा रहेंगे, तब वह सर्वांगसम भी हो जाएंगे, समरूप होने के साथ साथ सर्वांगसम भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यह अलग है तो केवल समरूप है। समरूप तो कभी भी होंगे, बड़ा लें छोटा लें कुछ भी लें, तो दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कि और कुछ आकृतियां हैं जो हमेशा समरूप होते हैं, उसके लिए हमको टेंशन नहीं लेना है, समरूप वो हमेशा रहेंगे। जैसे दो वर्ग लिए, है ना, बड़ा लेंगे या छोटा लेंगे, अगर यह x, यह भी सपोज करो x है, तो सर्वांगसम भी है, समरूप तो हमेशा है। ये 90 हैं, यह भी 90 हैं। देखो ये तो चौकुट्टा ही रहेगा ना हर जगह, है ना। बड़ा भी लेंगे तब भी रूप उसका एक ही होगा, चारों भुजा बराबर, तो इसके रूप बदलते नहीं है, साइज बदल रहे हैं, यानी सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम तभी होंगे जब उनकी भुजा बराबर होगी, लेकिन समरूप तो हर स्थिति में है। तो हम कह सकते हैं कि दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, तीसरा आकृति देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में मदद करेगा। समबाहु त्रिभुज लो, दो समबाहु त्रिभुज लेंगे, हाँ, छोटा हो बड़ा हो आकृति तो यही रहेंगे, बिल्कुल तीनों भुजा तो बराबर ही है ना। तो तीनों भुजा बराबर हैं, तीनों कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री,
ठीक है। तो ए, चलो नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखो ये कब सर्वांग सम होंगे, जब इनकी भुजा बराबर होगी। अगर भुजा बराबर नहीं है या छोटी है तो केवल समरूप रहेंगे, भुजा बराबर हो जाएंगे तो सर्वांग सम भी हो जाएंगे। यानी हर एक सर्वांग सम आकृति समरूप होती ही है, ठीक है। तो तीसरा हो गया दो सम बाहु त्रिभुज हाँ हमेशा समरूप होते हैं। तो ये तीन आकृति के बारे में हम जान गए, ये तीनों रहेंगे कभी भी तो हम बिना किसी सोच विचार करके हम बोल देंगे कि ये समरूप हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन अन्य आकृति हमेशा समरूप नहीं होंगे। जैसे तुम उदाहरण में देखो कि हम ये चतुर्भुज ऐसा वाला लिए, एक ऐसा लिए और एक इस ढंग का चतुर्भुज लिए, क्या रूप दोनों का एक है? तो बिल्कुल नहीं है, है ना। तो चतुर्भुज, दो चतुर्भुज को समरूप हैं या नहीं ये भी जांचा जा सकता है हम स्थिति का, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। अच्छा, दो त्रिभुज देखें, देखो ये समकोण त्रिभुज बना है ना, और ये अधिक कोण त्रिभुज बना है। क्या दोनों के रूप एक जैसे हैं? तो नहीं है ना। तो हमको पढ़ना है विशेष रूप से कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, किन स्थितियों को, किन शर्तों को दो त्रिभुज पूरा करेंगे तो वो समरूप होंगे, हमको यही जानना है, ठीक है। तो पहले जो समरूप हैं, जो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, कुछ स्थितियों में हम जान सकते हैं कि वो हमेशा समरूप होंगे। जैसे तुम छाया जानते हो, कोई भी चीज़ का छाया उसी के रूप का होगा ना। अगर गोल वस्तु है तो उसकी छाया भी गोल होगी, त्रिभुज है तो त्रिभुज के ही जैसा, उसी के जैसा बिल्कुल समरूप ही बनेंगे। तो किसी भी वस्तु का छाया समरूप होते हैं, ये बिल्कुल तुमको समझ में आता होगा। तो उसी से हम अध्ययन को बढ़ाते हैं। देखो एक प्रयोग करते हैं समरूप आकृति को समझने के लिए। ये मान लो तुम्हारा टेबल लैंप है, ये बल्ब है, इसके नीचे में एक त्रिभुज को रखो, कोई भी आकार का, कागज का काट लो, कूट का काट लो और उसको रखो और उसका छाया तुम नीचे में प्राप्त करो। ये बल्ब के जितने नज़दीक रहेंगे छाया उतना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये बने, साइज तो दोनों के अलग अलग हैं लेकिन रूप तो दोनों का एक ही होगा। ये बिंदु ए है तो ए का छाया ए डैश पर बना, यह बी है तो बी का छाया बी डैश पर बनेगा और सी का छाया सी डैश पर बनेगा। ये छाया ले लिए, अब दोनों का मेजरमेंट करके देखते हैं। हम तो ये जान रहे हैं ना कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हम अगर मेजरमेंट करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि ए कोण ए डैश के बराबर है। नाप करके तुम देख सकते हो, ये हमेशा एक जैसे होंगे, ए के बराबर ए डैश होंगे। और बी का छाया बी डैश पर बन रहा है तो कोण बी के बराबर बी डैश होंगे, कोण बी बराबर कोण बी डैश, ठीक है। और सी का छाया सी डैश पर बनते हैं तो कोण सी बराबर कोण सी डैश होंगे। तो हम क्या देखें कि समरूप आकृति हैं, तो ए का संगत कौन है? ए डैश, बी का संगत बी डैश, सी का संगत सी डैश। तो हमने देखा कि संगत दोनों त्रिभुज की संगत कोण क्या है? बराबर है, ठीक है। तो समरूप आकृति में अगर हम त्रिभुज ले रहे हैं, हम विशेष रूप से त्रिभुज का ही पढ़ेंगे तो दूसरे का नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह किसी में भी लागू होंगे। अगर चतुर्भुज रहते हैं तो चतुर्भुज के लिए भी ये सभी कोण संगत कोण बराबर ही होते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप हैं तो
क्या हुआ, संगत कोण बराबर हुआ। नंबर 1, संगत कोण बराबर होते हैं। अगर समरूप हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, आकृति में ये आकृति को निर्धारित कौन करते हैं और साइज का निर्धारण कौन कर रहे हैं, भुजा कर रहे हैं। तो भुजा में क्या हो रहे हैं वह देखना है। ठीक है, तो ये देखो कि ए बी से तो ये बड़ा बनता है, तो तुम देखोगे कि अगर यह 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, देखो ये 2 सपोज करो 2 सेंटीमीटर है और ये बन गया 3, यह 4 है तो यह कितना बनेगा, 6 बनेगा। और अगर यह 3 है तो ये 4.5 बनेंगे। सब चीज़ उसी अनुपात में रह जाएंगे। देखो 2/3 बराबर 4/6 बराबर 3/4.5, सब बराबर है। काट के देखो, 2 3 आगे, ये भी कटेंगे, ये दशमलव यहाँ 30 हो जाएंगे, तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, कट करके 2/3 ही रहेंगे। यानी हम क्या देखेंगे कि अनुपात हमेशा बराबर। अगर यह दुगुना हो रहा है तो यह भी दुगुना, या 3 गुना हो जाएगा, तो अगर एक भुजा 3 गुना हो रहा है तो दूसरा भुजा भी 3 गुना ही होगा, तीसरा भुजा भी 3 गुना ही होगा। यानी अनुपात हमेशा स्थिर रहेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि ए बी अब बटे ए डैश बी डैश इजकल टू बी सी अब बटे बी डैश सी डैश। संगत ए बी का संगत ए बी है, ए डैश बी डैश है, बी सी का संगत बी डैश सी डैश है, और ए सी का संगत ए डैश सी डैश है। तो ये अनुपात हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो कि सर्वांगसम कब होते थे, जब भुजा बराबर होती थी, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये कट करके क्या होंगे, 1 होंगे ना। तो समरूप आकृति में अगर भुजाओं का अनुपात 1 हो तो वह सर्वांगसम भी हो जाएंगे, तब तो दोनों बराबर न हो जाएंगे। ये 1 है, उस तरफ भेज दो तो ए बी बराबर ए डैश बी डैश, है ना। तो सर्वांगसम कब होंगे, जब अनुपात 1 होंगे, 1 से ऊपर हो, 1 से अधिक होगा तो यानी दूसरा पिक्चर क्या है, दूसरा का साइज बड़ा है, 1 से छोटा है तो दूसरा का साइज पहले से छोटा है। बात इतना ही है। अगर बराबर है, एक ही है, तो दोनों का साइज बराबर है, यानी वो सर्वांगसम भी हैं। ठीक है, तो पहला शर्त तो हो गया। पहला बात क्या हो गया कि अगर समरूप हैं तो संगत कोण बराबर हुए, और दूसरा चीज क्या हुआ कि संगत भुजा समानुपाती होते हैं। 2 त्रिभुज समरूप होंगे कब, जब संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप होते हैं तो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, अगर हमको सपोज करो कि 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, तो हम सपोज करो हमको दिया, ये दिया ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज दिया पी क्यू आर। हमको कहा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है या नहीं, ये हमको जांच के बताइए। तो हम तो जाने कि क्या हो है कि अगर समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा समानुपाती होती है, यानी ये दोनों स्थिति को पूरा कर दे तब हम कहेंगे कि समरूप। तो समरूप होने का इसी का उल्टा कर लेंगे, समरूप होने का शर्त हो जाएगा। तो 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो अगर समरूप है तब यह, अब हम कह रहे हैं कि समरूप होते हैं, कौन सा शर्त पूरा करें, यदि पहला बात कि संगत कोण बराबर हो जाए, संगत कोण
बराबर हो। ठीक है, और दूसरा संगत भुजा क्या हो, समानुपाती, समानुपाती हो। अगर ये दोनों शर्त पूरा कर देंगे तब ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यानी हमको जांचना होगा कि कोण ए क्या P के बराबर, ए का इसमें संगतता पहले से निर्धारित है। ठीक है, ए P, क्रम इसमें हम नहीं बदल सकते हैं, बदलेंगे तो फिर हमको उसी रूप में लेना पड़ेगा। तो ए के बराबर क्या मिलना चाहिए हमको, P मिलना चाहिए ना। छाया बन रहे थे तो उसी क्रम में न बन रहे थे, वहां से तुम समझ सकते हो। और कोण B जांचना होगा। कोण B अगर Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर हैं, तब यहीं पर हम नहीं रुकेंगे और AB भुजा को भी जांचेंगे। AB बटे PQ इक्वल टू BC, BC का संगत QR और AC, AC का संगत PR। ठीक है, हम यहां से भी देख सकते थे उसी क्रम में। यदि अगर ऐसा पूरा कर दे, इन 6 में से कोई भी पूरा नहीं होगा तो ये समरूप नहीं रहेंगे, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप। समरूप और सर्वांगसम के चिन्ह में केवल, सर्वांगसम में चूंकि भुजा बराबर होते हैं तो नीचे में बराबर रहते हैं, यहाँ तो केवल रूप बराबर है तो रूप के लिए ये चिन्ह है, त्रिभुज PQR। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, चलो अभी तक जो सीखे उसका एक कंक्लूजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो कि दो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR दिया है ये हमको, यानी यह दिया हुआ है। यदि इतना, तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज PQR दिए हुए हैं, तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या अर्थ लेंगे। अगर हमको यह दिया हुआ है दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो हम क्या अर्थ लेते हैं, और समरूप हैं तो क्या अर्थ लेते हैं, इस चीज को ढंग से समझो। अगर सर्वांगसम हैं तो कोण तो बराबर होंगे, संगत कोण, ये जान नहीं रहे हो, तो क्या होंगे, कोण A इक्वल टू कोण P। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं, हमेशा याद रखो, कोण B बराबर कोण Q और कोण C इक्वल टू कोण R। फोटो का कोई जरूरत नहीं है, A की जगह पर P है, B की जगह पर Q है, C की जगह पर R है ना, C की जगह पर R है, तो उसी क्रम में हम लिख लिए। और क्या होते हैं, और भुजा बराबर होते हैं, AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC इक्वल टू PR। इसमें भुजा बराबर, सर्वांगसम है तो भुजा बराबर, लेकिन अगर समरूप हैं तो कोण तो दोनों स्थिति में बराबर हैं। तो कोण A बराबर कोण P लिखेंगे, कोण B इक्वल टू कोण Q लिखेंगे, कोण C इक्वल टू कोण R लिखेंगे। हाँ, ठीक है, लेकिन भुजा को हम बराबर नहीं लिख सकते हैं, भुजा अनुपात में होंगे, समान अनुपात में, यानी AB अब बटे पहला दू, इसका पहला दू PQ, इसका अंतिम दू लो BC भुजा लिए तो QR और AC लिए
लास्ट दू पी आर। तो भुजा समानुपाती होते हैं। ठीक है, अगर त्रिभुज दिए हुए सर्वांग दिए हैं तो इसका अर्थ यह लेते हैं, अगर समरूप दिए हैं तो इसका अर्थ यह निकलता है। ठीक है, अगर इसको समानुपाती के ढंग से सोचेंगे तो सबका अनुपात यह क्या होंगे, 1 हो जाएंगे। इसको भी अनुपात के रूप में लिख सकते हो, यानी अनुपात के रूप में लिखेंगे या ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर इक्वल टू 1। सब बराबर है तो कट करके तो 1 ही आएंगे। तो इसमें 1 होते हैं, इसमें एक भी हो सकते हैं, एक से छोटा भी हो सकते हैं, एक से बड़ा भी, कुछ भी हो सकते हैं। अगर एक हैं तब तो वो सर्वांग सम, एक से छोटा है तो पहले की तुलना में दूसरा छोटा है, एक से बड़ा है तो पहले की तुलना में दूसरा बड़ा है। ठीक है।